हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। स्वागत आप सभी का बेटा एक और शानदार से लेक्चर में। और आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट पार्ट 3। ये मॉक टेस्ट का बेटा तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जिसने नहीं देखा है वो देख लें। ये पार्ट के अंदर थोड़े इजी क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चन हैं एकदम अपने पास, जो आपके नीट में सारे पे क्वेश्चन एक जैसे आते नहीं है। तो जिस लेवल पे क्वेश्चन आने वाला है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लेवल होगा, एकदम मजेदार। ठीक है, तो बिना किसी बातचीत के शुरुआत करते हैं बेटा आपका मॉक टेस्ट पार्ट 3। आप वीडियो पॉज करें, कुछ अटेम्प्ट करें, सोल्यूशन देखें। ठीक है, चलिए। सवाल नंबर 1। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक ब्लॉक 2 kg का हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है। मास इज टाइड टू ए मासलेस स्ट्रिंग। तो मतलब एक कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है एंड यहाँ पर अपन ने क्या करा है, एक ब्लॉक रखा है। एक ब्लॉक रखा है, लेट्स से दिस इज द ब्लॉक। एंड ये जो ब्लॉक है इसको एक रस्सी से बांध दिया गया है। लेट्स से एक रस्सी है मासलेस, एंड रस्सी के ऊपर इधर फोर्स लगाया जा रहा है, कितना, 5 न्यूटन। ठीक है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.2। सो लेट्स से कि ये जो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दिस इज 0.2, म्यू की वैल्यू दी हुई है। देन द वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ऑन द ब्लॉक इन 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में सिर्फ और सिर्फ टेंशन का वर्क निकालना है, कितना होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर फोर्स का पूछा है, नेट फोर्स का नहीं पूछा है। ठीक है, ना हो भाई, सिंपल सवाल है एकदम। वर्क डन ये हो जाएगा एफ डॉट एस। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, ये जो हमारे पास यहाँ पर टेंशन लग रही होगी इस तरीके से अवे, एंड अगर इसको राइट खींच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट जैसे राइट की तरफ हो रहा होगा। तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो कितना है बेटा, 0। तो वर्क शुड बी पॉजिटिव, एंड ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, सारे पॉजिटिव के हैं। अब एफ एस कॉस थीटा, एंगल मिल गया, cos 0 इज 1। अब क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। भाई अगर मैं इस रस्सी को 5 न्यूटन से खींच रहा हूं, तो रस्सी अगर मासलेस है तो इसका मतलब रस्सी के अंदर टेंशन भी कितनी होगी, सेम, दैट इज 5 न्यूटन। तो मेरे को फोर्स भी मिल गया, कितना, 5। अब क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के लिए अपने को चाहिए होगा कि भाई 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ। सो लेट्स से कि अगर यहाँ पर म्यू 0.2 है तो बेटा इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, दैट इज म्यू जी। तो दैट इज 0.2 इंटू में 10, तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे यू तो 0 है भाई, ब्लॉक रेस्ट पर रखा हुआ है। एंड यहाँ से अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हाफ ए की वैल्यू इज 2। ए की वैल्यू, ओके सॉरी 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 बेटा, छोटी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि हमने तो यहाँ पर फोर्स भी लगाया है ना। यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं, म्यू जी नहीं होगा एक्सेलरेशन। भाई यहाँ से लगाया है 5 न्यूटन को, और पीछे की तरफ आ रहा होगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू एम जी। दैट इज 0.2, एम इज 2 एंड जी इज 10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 न्यूटन। तो भाई यहाँ पर जो नेट फोर्स हो जाएगा एफ नेट, दैट विल बी इक्वल टू 5 माइनस 4, दैट इज 1 न्यूटन। एंड दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है बेटा अपने पास, 2, और इनटू में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, 1/2। तो एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा कितना, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड अगर एक्सेलरेशन मिल गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से u तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये आ जाएगा हाफ। ए इज 1/2 एंड टाइम इज 4, तो 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट भी आ गया कितना, 4 मीटर। तो 5 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा बेटा, 20 न्यूटन, 20 जूल्स बेसिकली। यहाँ पर वर्क डन पूछा है, 4 यूनिट गलत लिखी हुई है बेटा, 20 जूल। 20 जूल इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा शब्द के अंदर ये न्यूटन तो गलत ही लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए, जूल होना चाहिए। दैट इज 20 जूल इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है, चलिए। shows the variation of the intensity of magnetization with respect to the magnetizing field। भाई अगर मैं टॉपिक की टैगिंग कर दूं तो ये अपना WEP का हो गया सवाल, वर्क एनर्जी पावर का। ये अपना मैग्नेटिज्म एंड मैटर का हो जाएगा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का सवाल हो जाएगा। सवाल क्या है भाई, आई और एच का
डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए रिलेशन कैसा होगा? तो भाई आई और एच में क्या रिलेशन होता है? आई इज इक्वल टू काई एम इंटू में एच, जहां पर काई एम होता है बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। एंड अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसके लिए काई एम जो होता है वो होता है नेगेटिव। तो इसका मतलब आई और एच का ग्राफ अगर देखोगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स को फॉलो कर रहा है, यानी ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। एंड काइम अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब स्लोप कैसा होना चाहिए बेटा? नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करती हुई, एंड कैसा स्लोप? नेगेटिव। तो एक ही है हमारे पास कौन सा बेटा? ओ बी। ठीक है, ओ ए जो है वो पॉजिटिव स्लोप है, PQ के अंदर स्लोप इज जीरो एंड OC के अंदर भी जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इज ओ बी, यानी कि ऑप्शन 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा, गिनते रहिएगा कितने आपसे सही हुए, क्योंकि आपको इस टाइम पता होना बहुत जरूरी है कि आप कितने सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं। ठीक है, जल्दीबाजी में गलत ना करें, एकदम समय दें आराम से, कोई बात नहीं। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। An ideal inductor of inductance 30 microhenry is connected to an AC source of 150 volt and 60 hertz. The inductive reactance will be, तो ये सवाल बेटा आपका AC से आ जाता है। सो यहाँ पर आ जाएगा भाई, आपको सीधा सीधा एक्सेल पूछ रहा है, तो एक्सेल होता है ओमेगा एल या फिर 2 पाई एफ एल। सो 2 पाई, फ्रीक्वेंसी 60 एंड इंडक्टेंस इज 30 माइक्रो हेनरी, तो 10 टू द पावर माइनस 6। 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और 6 हो जाएगा 36। आंसर पाई के टर्म्स में ही है, तो पाई को हम चेंज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 36 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3.6 पाई मिली हेनरी। तो 3.6 पाई मिली, सॉरी, इन रिएक्टेंस है तो ओम में आएगा बेटा, दैट इज ऑप्शन 3। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। A force of 20 Newton is required to move a conducting loop through a non-uniform magnetic field at 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एट इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। कितना फोर्स चाहिए? 20 न्यूटन का। कितने के स्पीड से? 4 से। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इन द लूप इज, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, यानी कि आपसे ये dH बाई dt पूछना चाहता है, और dH बाई dt होता है बेटा पावर। क्या होता है? पावर। और पावर किसके बराबर हो जाएगा बेटा? F डॉट V। तो यहाँ से आ जाएगा 20 इंटू 4, दैट इज 80 वॉट। कितना आ जाएगा? 80 वॉट, यानी कि ऑप्शन 1 इज एकदम सही, 7 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two bodies of masses m1 and m2 are at distance x1 and x2 from the center of mass. Then the correct option of the following is, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? टू बॉडीज हैं, m1 m2 मास है, डिस्टेंस जो है x1 x2 है कहाँ से? सेंटर ऑफ मास से। तो कुछ इस प्रकार से मान लो कि ये XCM है, ये m1 मान लो, ये m2 मान लो, तो ये आपको दिया हुआ है x1 है, और ये मान लो कितना है? x2 है। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है कि जो मोमेंट ऑफ मास होता है वो दोनों का क्या हो जाएगा? सेम होता है। क्या सेम होता है? मोमेंट ऑफ मास इज सेम, यानी कि m1 x1 मस्ट बी इक्वल टू m2 x2। इसको कहते हैं बेटा मोमेंट ऑफ मास। क्या कहते हैं इसको? मोमेंट ऑफ मास। तो m1 x1 शुड बी इक्वल टू m2 x2, तभी जाकर पॉसिबल है। तो यानी कि m1 बाई m2 जो है वो कितना हो जाएगा? x2 बाई x1। आपको मोमेंट ऑफ मास समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे समझो कि भाई डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम masses, from given masses is inversely proportional, is inversely proportional to the, inversely proportional to the mass। यानी कि जितना हैवी मास होगा उतना डिस्टेंस उसका सेंटर ऑफ मास से क्या होगा? कम होगा। जितना लाइटर मास होगा उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से उतना ज्यादा होगा, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी होती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो m1 बाई m2 किसके बराबर आ रहा है? x2 बाई x1, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये सवाल है हमारा रोलिंग मोशन से, यानी कि रोटेशन से। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल, बेसिक सवाल, एक बार एक देख लेते हैं एक बार। एंड ये सवाल किसका था बेटा? COM का। ये सवाल किसका था? COM का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
A ring of mass m is equal to 1 kg rolls without slipping on an inclined plane. Without slipping यानी कि प्योर रोलिंग हो रहा है inclined plane के ऊपर. एंगल कितना है 37. ऑब्जेक्ट क्या है रिंग. द फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट प्योर रोलिंग इज. तो प्योर रोलिंग को सपोर्ट करने के लिए कितना फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड होगा. तो बताओ सांभा कितना फ्रिक्शन था. तो फ्रिक्शन था बेटा कितना फ्रिक्शन था. तो फ्रिक्शन था F इज इक्वल टू mg sin theta into में n upon में 1 plus n. This is the formula for calculating the friction force required for pure rolling. भास्कर यहाँ पर n क्या है. n बेटा नीतीश कुमार वर्मा नहीं, ये है बेटा k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. ठीक है, दिस इज k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर k क्या होता है. k इज रेडियस ऑफ गायरेशन. k इज रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है. सो रिंग के लिए फॉर रिंग एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. तो यहाँ से बेटा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना हो जाता है 1 हो जाता है. कितना हो जाता है 1. यानी कि एन की वैल्यू रिंग के लिए कितनी हो जाएगी 1. तो एम जी साइन थीटा इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस 1. तो कितना आ जाएगा बेटा ये एम जी साइन थीटा बाई 2. तो मास कितना है 1, जी कितना है 10, साइन 37 इज 3/5 एंड डिवाइडेड बाई 2. तो बेटा यहाँ से आप क्या कर दो इसको उड़ा दो. तो 5 2 10, 5 2 10, तो कितना आ जाएगा 3 न्यूटन. तो 3 न्यूटन का फ्रिक्शन हमें वहां पर रिक्वायर्ड होगा ताकि वहां पर क्या हो सके प्योर रोलिंग हो सके. तो यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो एकदम सही है. क्लियर है भाई. चलिए. At what temperature the speed of the sound in the hydrogen gas will be same as that of the speed of sound in oxygen gas at 100 डिग्री सेंटीग्रेड. किस टेम्परेचर पर किस ताप पर स्पीड ऑफ साउंड जो है हाइड्रोजन गैस के अंदर, किसके अंदर हाइड्रोजन गैस के अंदर विल बी सेम एज दैट ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन दी ऑक्सीजन गैस. दोनों गैस कैसी हैं डायटोमिक है, तो दोनों का गामा क्या है सेम है. दोनों के लिए गामा क्या है सेम है. तो गामा को फर्क नहीं पड़ेगा. तो बचा क्या भाई मास क्या हो जाएगा. तो V इज इक्वल टू होता है अपने पास गामा आर टी बाई एम. अब दोनों के लिए गामा क्या है सेम, आर क्या है सेम, तो दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई M. एंड अगर दोनों के लिए V सेम है तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. तो अंडर रूट T1 बाई M1 इज इक्वल टू T2 बाई M2. ये हटा दिया जाए. तो हमें टेम्परेचर निकालना है हाइड्रोजन गैस के लिए, तो मान लेते हैं T1 एंड मास ऑफ हाइड्रोजन गैस हो जाएगा 2. ऑक्सीजन गैस कितने टेम्परेचर पर है 100 पर, तो यानी केल्विन में करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 373 एंड डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मास होता है कितना 32. तो यहाँ से आ जाएगा 16. तो T1 की वैल्यू मिल गई कितनी बेटा 373 बाई 16 केल्विन. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 16 से कैंसिल आउट करेंगे, 16 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 2 एंड देन 53. तो ये हो जाएगा कितना बेटा 3. फिर आ जाएगा 50 तो आ जाएगा 3. फिर आ जाएगा 20 तो ये आ जाएगा कितना दैट इज 8 एंड फिर 4 आ जाएगा तो आ जाएगा 2 एंड फिर बचेगा 5 4 8. कुछ कुछ ऐसा सा आ जाना चाहिए मतलब अप्रोक्सीमेटली है ना. मेरे हिसाब से तो 4 डिजिट की जरूरत भी नहीं है, 2 से काम चला लो है ना. ये केल्विन में आ रहा है और ऑप्शन देखोगे डिग्री सेंटीग्रेड में तो कितना हो जाएगा भाई इसमें से 273 माइनस करना पड़ेगा. सो 23.125 माइनस 273. तो ये कुछ लगभग 273 में से 23 हटाओगे तो बेटा आ जाएगा 250 और थोड़ा सा उससे कम. तो थोड़ा सा कम करेंगे तो आ जाएगा 249.7 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में. तो माइनस 249.7 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि ऑप्शन चतुर्थी एकदम सही हो जाएगा. ठीक है भाई. चलिए अच्छा इसका क्या है. दिस इज द फ्रॉम द वेव्स. दिस इज फ्रॉम वेव्स स्पीड ऑफ साउंड. नाउ भाई कार्नोट हीट इंजन. कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो सिलेबस में ही नहीं है बेटा. आपके जो वो आपका जो एनटीए की तरफ से पीडीएफ आई है उसके अंदर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखा हुआ है एंड सेकंड लॉ के अंतर्गत ही ये हमारा टॉपिक आता है. तो इसलिए इसका सवाल भी कर जाना प्रैक्टिस. बहुत छोटा सा सवाल होता है, बहुत सिंपल सवाल होता है, हो जाएगा. ठीक है, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है. चलिए
एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट हीट इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। स्टीम पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आइस पॉइंट होता है बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो उसमें एफिशिएंसी बतानी है। तो एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की होती है 1 माइनस टी सिंक डिवाइडेड बाई टी सोर्स, या फिर जिसको ऐसे याद नहीं होता तो टी लो माइनस टी हाई, आप ऐसे लिख लो, क्योंकि एफिशिएंसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100%। नाउ 1 माइनस लो टेम्परेचर किस में लिखना होता है, केल्विन में। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 273 केल्विन, और ये हो जाएगा बेटा 373 केल्विन। तो ये आ जाएगा 273 अपॉन में 373, बहुत फेमस है बेटा ये, डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लीजिएगा इसका, दैट इज 100 बाई 373। तो दिस विल बी इक्वल टू 26 और 0.268, एंड परसेंटेज में करेंगे तो आ जाएगा बेटा 26.8%। ऑप्शन 2। ये मत कहना सर आपने तो कैलकुलेशन रट रखी है बेटा, नहीं, ये मेरे को याद है, ये आपको रिजल्ट भी याद होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में कितनी एफिशिएंसी आती है। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसके ऊपर सवाल भी बनता है कि भाई एक साइंटिस्ट है, उसने स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में इंजन बना दिया, और वो क्लेम कर रहा है कि उसके इंजन की एफिशिएंसी जो है वो 30% है। तो क्या वो सही है, क्या उसका इंजन काम कर रहा होगा? तो आंसर इज नो, आंसर इज नो, वो गलत है। क्योंकि कार्नोट हीट इंजन अगर उस स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट में काम करे तो उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। सो एफिशिएंसी इज मैक्सिमम ऑफ ए कार्नोट इंजन, ऑफ ए कार्नोट इंजन बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक फिक्स टेम्परेचर, दो फिक्स टेम्परेचर के बीच में अगर आप कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी निकालेंगे तो मैक्सिमम आएगी। तो उससे ज्यादा किसी की अगर एफिशिएंसी आ रही है किसी भी एक नॉन आइडियल इंजन की, नॉन कार्नोट इंजन की, तो भाई वो मतलब गलत कुछ हो रहा है इसमें, है ना, वो नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज पे। चलिए अगला सवाल, टू चार्ज स्फीयर्स हैविंग रेडिया a and b are joined with the wire, then the ratio of the electric potential Va by Vb on their surface is। तो रेशियो निकालना है Va by Vb का ऑन द सरफेस। तो भाई एक बात बताओ कि अगर दो स्फीयर्स को आपने जोड़ दिया तो देयर विल बी अ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज क्या करेगा, चार्ज Q विल फ्लो। सवाल किसका है सर, ये सवाल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये किसका सवाल था, थर्मोडायनेमिक्स का। चलिए, तो अगर यहाँ पर देखें कि भाई चार्ज फ्लो करेगा तो चार्ज कब तक फ्लो करता है, जब तक पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। तो यानी कि Va विल बी इक्वल टू Vb। तो Va बाई Vb कितना हो जाएगा बेटा, 1। तो ऑप्शन 4 एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। तो बेटा किसका टॉपिक आ गया, ये आ गया एटम्स। सो भाई एंगुलर मोमेंटम बोर्ड्स पोस्टुलेट के हिसाब से, बोर्ड्स का सेकंड पोस्टुलेट जो कहता है कि कोई भी पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्बिट में हो सकता है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्वांटाइज। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्वांटाइज, एंड दैट इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई। यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो एकदम हो जाएगा सही। तो बच्चों लोग इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट होता है समाप्त। आई होप यू एंजॉयड। So thank you so much for the watching and all the very best। लास्ट मोमेंट चल रहा है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने आप लोगों ने सही करे, कितने गलत करे, एंड हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग। एंड कोई स्पेसिफिक टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए हो तो डू लेट मी नो। बाय बाय, टेक केयर।